Hello everyone, I am Abhilasha Dikshit, School of Studies, जिवज यूनिवर्सिटी ग्वालियर। आज हम लोग बात करेंगे अप्लाइड इकोनॉमिक्स की, जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स और हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम ऑफ ये हमारा यूनिट 2 का पार्ट है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, कंसेप्ट एंड मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम इन इंडिया एंड प्रॉब्लम्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम इन इंडिया। नेशनल इनकम क्या होती है हम जानेंगे, नेशनल इनकम के अर्थ के बारे में, इसकी परिभाषा और इसको कैसे मापते हैं, क्या पैमाना है, क्या मेथड है, क्या तरीका है नेशनल इनकम को मापने के लिए, वो जानेंगे। और उसके साथ साथ जो क्या प्रॉब्लम्स हैं नेशनल इनकम की उनके बारे में जानेंगे। नेशनल इनकम की क्या समस्याएं हैं, कैसे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। नेशनल इनकम एन इकोनॉमिक इंडिकेटर है, ये हमारा इंडिकेटर है किस चीज का, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। नेशनल इनकम जैसे कि अगर आपको किसी की भी जनरल नॉर्मल टर्म में अगर किसी को आपको किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के बारे में जानना है तो आप क्या जानेंगे, सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि उनकी इनकम कितनी है। उनकी इनकम ज्यादा है तो हम ऑब्वियसली तुरंत बोलते हैं कि उनकी इनकम बहुत ज्यादा है, मतलब आर्थिक रूप से वो मजबूत हैं। अगर उनकी इनकम कम है तो हम कहते हैं वो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। तो नेशनल इनकम एक इंडिकेटर है जो हमारी इकोनॉमिक गतिविधियों मतलब आर्थिक गतिविधियों के बारे में बताता है। तो नेशनल इनकम क्या है और क्यों जरूरी है, क्यों हमारे लिए जरूरी है नेशनल इनकम के बारे में पढ़ना या नेशनल इनकम के बारे में जानना। नेशनल इनकम के बारे में हमें जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति कैसी है। ये हमारे देश की आर्थिक स्थिति को बतलाता है कि आर्थिक स्थिति कितना अभी हमें ग्रोथ करना जरूरी है, जो हमने टारगेट रखा है। ये एक पैरामीटर है जो हमारे देश की ग्रोथ को बताता है। नेशनल इनकम क्या मेजर करता है, हम कैसे नेशनल इनकम को माप सकते हैं। नेशनल इनकम में हम एक साल के अंदर जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं उनकी फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और कब कितने टाइम में, केवल निश्चित दिए गए एक साल में, एक निश्चित फाइनेंशियल ईयर में कितना हमने फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किया है उसको इंक्लूड करते हैं। नेशनल इनकम की परिभाषा क्या है, National income is the total amount of income accruing to a country from economic activities in a year's time. एक साल के समय में, एक साल के अंतराल में आपने जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज कैलकुलेट करा है वो नेशनल इनकम कहलाता है। इट इंक्लूड्स पेमेंट्स made to all resources either in the form of wages, interest, rent and profit. The progress of a country can be determined by the growth of the national income of the country. हमने जैसा कि आपको बताया कि नेशनल इनकम किसी भी देश की ग्रोथ के बारे में बताती है। अगर हमारे देश की नेशनल इनकम ज्यादा है तो हम कहेंगे कि नेशनल इनकम मतलब हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी है। आर्थिक स्थिति अगर आपको पता करना है तो आपको हर देश का नेशनल इनकम के बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। हमारी नेशनल इनकम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितनी भी इनकम हुई है, देश की इनकम कैसे होती है, जब हम खर्च करते हैं तो देश की इनकम होती है। हम जो भी खर्च करते हैं वो क्या हो जाता है, देश की इनकम में, वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, कोई से भी रिसोर्सेज, हमने जमीन खरीदी, हमने सामान खरीदा, हमने कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाया, हमने किसी से किराया लिया, किसी को किराया दिया, सामान बेचा, हमें प्रॉफिट हुआ, इट इज ऑल पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। ये सारा मिलकर के क्या हो जाता है, नेशनल इनकम कहलाता है। नेशनल इनकम के समझने के लिए हमको 4 मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो जानना जरूरी है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल
प्रोडक्ट, ये हमारे देश की नेशनल इनकम को डिनोट करते हैं। इसके बाद 3 और चीजें लिखी गई हैं। एक लिखा है नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, जो हर एक फैक्टर, हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे हर एक फैक्टर से आपको कितनी इनकम हो रही है उसके बारे में जानकारी देता है। फिर एक दिया गया है पर्सनल इनकम, जिसमें हम अपनी इंडिविजुअल इनकम की बात करते हैं। और इसके बाद सबसे आखिरी है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, ये वो इनकम होती है जिसको हम खर्च कर सकते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको हम लोग कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद का क्या मतलब है? सकल मतलब इट इज ऑल एग्रीगेट मनी वैल्यू। एग्रीगेट कैसे निकालते हैं? जब हम एक के ऊपर एक वैल्यूज को जोड़ते जाते हैं, उसका फाइनल वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? एग्रीगेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। एग्रीगेट मतलब टोटल हमारे जितने भी फाइन गुड्स और सर्विसेज हमने प्रोड्यूस करे हैं, उनको हम लोग कहते हैं टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है बच्चों को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, इसमें एक टर्म लिखा है डोमेस्टिक। इसका क्या मतलब है? घरेलू। डोमेस्टिक टेरिटरी, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी हम जीडीपी में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों की वैल्यू को काउंट करते हैं, उन्हीं वस्तुओं का मनी वैल्यू काउंट करते हैं, फाइनल वैल्यू, जो कि हमारे देश की सीमाओं में बने हैं। टेरिटरी क्या होता है? सीमाएं, जो हर एक देश की एक निश्चित सीमा है। आपने देखा है इंडिया का मैप, इंडिया का के मैप में, इंडिया की वर्ल्ड का मैप में, आप वर्ल्ड का मैप देखें तो उसमें इंडिया की एक डिफाइंड सीमा है, एक टेरिटरी है। तो इंडिया के अंदर जो सामान बनेगा वो इंडिया की जीडीपी में इंक्लूड होगा, चाहे वो बाहर से लगाई गई कंपनियों के द्वारा पैसे से सामान बनाया जा रहा हो, या खुद हमारे इंडिया के प्रोडक्ट्स हो, या इंडियन कंपनी के प्रोडक्ट हो। वो सारा जो भी सामान या सर्विसेज हमारे देश में बनेगा, वो हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्लूड होगा। जो सामान हमारे देश से बाहर बनेगा वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में नहीं इंक्लूड होगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि अगर आप जाकर के हम अपना सेटअप बांग्लादेश में लगा लें प्रोडक्शन की यूनिट, क्योंकि वहां पर लेबर सस्ता है, या हम नेपाल चले जाएं तो वहां पर अगर हम कुछ प्रोडक्शन करेंगे, तो क्या वो आपके जीडीपी में इंक्लूड होगा? नहीं। क्यों नहीं इंक्लूड होगा? क्योंकि वो प्रोडक्शन आप बाहर कर रहे हैं, उनका फाइनल गुड्स और जो सर्विसेज आप बना रहे हैं, वो सामान कहाँ बना रहे हैं? देश से बाहर, डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर, इसलिए वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं होगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम सिर्फ वो लेंगे जो हमारे देश के अंदर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मनी वैल्यू इंक्लूड करते हैं। इसीलिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम क्या लेते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जैसा हमने बताया आपको नेशनल इनकम में, हमने सामान खरीदा, ये भी इनकम है, हमने बेचा, इट इज ऑल्सो इनकम, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? किसी भी तरह का पेमेंट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज। तो जितने भी खर्चे हैं, चाहे वो कोई चीज कंज्यूम करने के हो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो, या फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो, आपने लैंड ही खरीदा है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, बट वो भी हमारा फाइनल प्रोडक्ट में इंक्लूड होकर के, और वो हमारी जीडीपी को डिनोट करेगा अलग अलग। इसीलिए सेक्टर वाइज आप देखते हैं, सेक्टर वाइज ग्रोथ लिया जाता है। ग्रॉस जीडीपी में हम क्या लेते हैं? ऑटोमोबाइल सेक्टर का ग्रोथ लेते हैं, जो सेलफोन्स है इनके इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का, सर्विसेज का, सर्विस सेक्टर से हमको कितना बेनिफिट हो रहा है, तो वो सब हम क्या, सबका अलग अलग इनकम, मतलब सबका अलग अलग फाइनल प्रोडक्ट, सब जो कुछ होगा वो किस में इंक्लूड होगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। सारी कोई भी सर्विसेज हो, कोई भी फाइनल प्रोडक्ट हो जो हमारे इंडिया में बनाया जा रहा है, उनकी फाइनल वैल्यू किस में इंक्लूड होगी? हमारे जीडीपी में।
इसके बाद नेक्स्ट आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। ये क्या है? Net domestic product refers to the market value of all final goods and services turned out in an economy during a given period of time after making allowance for depreciation charges। मतलब इसमें से हम सिर्फ डिप्रिसिएशन चार्जेस को निकाल देते हैं अपने जीडीपी में से, तो हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाता है। डिप्रिसिएशन क्या होती है? जो हर वर्ष हमारे सामान की मनी वैल्यू में जो गिरावट आती है उसको हम हटा करके फिर शुद्ध अपनी इनकम कैलकुलेट करते हैं। वो हमारा शुद्ध घरेलू उत्पाद जो कैलकुलेट करते हैं उसको हम लोग नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट करते हैं। एक साधारण भाषा में आपको बताएं तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हमने सारे तरह के खर्चे, सारी इनकम, सबके सारे फाइनल प्रोडक्ट्स जितने थे उनकी वैल्यू ले लिए थे। अब हमने जो फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू ली है उनपे डेप्रिसिएशन भी तो लगता है, उनकी वैल्यू भी तो कम होती है। तो हर साल जितना भी परसेंट का डिप्रिसिएशन लग रहा है, 1%, 2%, तो हम हर उन वैल्यूज पे उनका वो परसेंट कम करके अपनी शुद्ध घरेलू उत्पाद कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद आता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, राष्ट्रीय सकल उत्पाद। जैसा कि नाम कहता है, आप नाम से जान सकते हैं कि क्या परिभाषा होने वाली है। उसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? ग्रॉस डोमेस्टिक, वो था घरेलू। ये क्या है? नेशनल, राष्ट्रीय। राष्ट्रीय का क्या मतलब है? जो कुछ भी हमारे राष्ट्र के लोगों ने काम किया है वो हमारे राष्ट्रीय उत्पाद में इंक्लूड होगा। राष्ट्रीय लोग कौन से होते हैं? चाहे वो इंडिया में रहते हो या इंडिया के बाहर रहते हो, मगर इंडिया के बाहर भी अगर वो कुछ वैल्यू, मनी वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं तो उनकी भी इनकम किस में इंक्लूड होगी? हमारे जीएनपी में इंक्लूड होगी, क्योंकि ये है हमारा राष्ट्रीय सकल उत्पाद। GNP is defined as the total market value of all final goods and services produced in a country in an year's time। एक साल के अंदर अंदर आपने जो भी वैल्यू कैलकुलेट किया है मनी का, वो सारे हमारे देश के नागरिक, चाहे वो NRI हो या हमारे इंडियन हो, वो सारा GNP में कैलकुलेट होगा। और क्या नहीं होगा, वो जो जितने भी फॉरेन के लोग हैं उन्होंने भले ही हमारे कंट्री में पैसे, वो फाइनल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हों, मगर चूंकि वो बाहर के रहने वाले हैं, वो फॉरेनर्स हैं, तो उनका जो भी फाइनल वैल्यू, मनी वैल्यू है, उसको हम इसमें से घटा देते हैं। तो जीएनपी के लिए फॉर्मूला क्या होता है? जीडीपी प्लस इनकम अर्न्ड बाय नेशनल्स अब्रॉड, मतलब एनआरआई जो हमारे बाहर रहते हैं उनकी इनकम को हम लोग जीडीपी में जोड़ देते हैं, और इनकम अर्न्ड बाय फॉरेनर्स इन द गिवन कंट्री, हमारे इंडिया में अगर किस जो फॉरेनर्स ने इनकम अर्न किया है उसको डिडक्ट कर देंगे, मतलब घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। NNP is the market value of the net output of final goods and services produced by the country during the relevant income period। ये सिंपल हमारा NDP के जैसा ही है। हम इसमें अपना ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो हमने कैलकुलेट किया है उसमें से हर साल जो हमारे फाइनल प्रोडक्ट्स की वैल्यू में गिरावट आती है, डिप्रिसिएशन आता है, उसको घटा देते हैं, तो आपको एक्चुअल प्रोडक्शन पता लग जाता है कि हमारे देश में एक्चुअल कितना प्रोडक्शन हो रहा है जो हमारे देश के नागरिक कर रहे हैं। टोटल एक्चुअल प्रोडक्शन आपको पता लग जाता है। नेक्स्ट आता है नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट refers to all income earned by resource owners for their contribution of the production of different goods and services in a year। मतलब एक साल में हमने रिसोर्सेस कौन कौन से होते हैं, अगर हम साधारण पूछें आपसे कि कौन कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, किन से आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर हमको प्रोडक्शन करना है तो हमको क्या चाहिए? जमीन चाहिए,
लेबर चाहिए, पैसा चाहिए। ये बेसिक चीजें हैं हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए। अगर आपके पास जमीन है तो आप लेबर मंगा लोगे, बुलवा लोगे, और लेबर है तो लेबर को आपको देने के लिए, प्रोडक्शन करवाने के लिए पैसा चाहिए। और इसके अलावा क्या चाहिए? एक चौथी चीज, रॉ मटेरियल। अगर ये चार चीजें आपके पास हैं तो आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो अब ये जो प्रोडक्शन आप कर रहे हैं, इसमें हम क्या को हटा देते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस हटा करके, और जो भी सब्सिडी मिलती है, आप देखते हैं गवर्नमेंट हमको बहुत सारी सब्सिडीज प्रोवाइड कराती है। गवर्नमेंट चाहती है कि हम अपना खुद सेटअप लगाएं, अपना जो अभी आपने सुना होगा, अभी आत्मनिर्भर होने की बात कही गई है, उसमें क्या है कि सब हम अपना प्रोडक्शन खुद करें। गवर्नमेंट उसके लिए हमको सब्सिडी प्रोवाइड करा रही है, फायदा दे रही है कि हम अपना सेटअप लगा सकें। तो वो किसके बेसिस पे मिलेगा? वो हमको मिलेगा हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे। तो नेशनल इनकम और फैक्टर कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट में से इनडायरेक्टली जो आपको ड्यूटीज पे करनी पड़ती हैं, टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, उसको हटा करके गवर्नमेंट हमारी जो सब्सिडी देती है उनको इंक्लूड कर देते हैं। वो हमारा क्या कहलाता है? नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट आता है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम क्या है? पर्सनल इनकम जो हमारी इनकम है वो पर्सनल इनकम है। पर्सनल इनकम इज द सम ऑफ ऑल इनकम्स रिसीव्ड बाय sum of all incomes all received by the individuals and households in a during 1 year। मतलब एक साल में आपने जो भी पैसा कमाया है वो सारा हमारी पर्सनल इनकम में आता है। इसके अंदर क्या आता है? पर्सनल इनकम इज इक्वल्स नेशनल इनकम माइनस कॉर्पोरेट इनकम टैक्स माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स माइनस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन माइनस ट्रांसफर पेमेंट्स। सारी चीजें घटा करके, जैसा हमने बात की थी, पर्सनल इनकम क्या है? हमारी इनकम है, जो हम कमाते हैं वो हमारी इनकम है। अब आप अपनी इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपकी इनकम तब कैलकुलेट होगी जब आप टोटल में से जितने भी टैक्सेस हैं उनको घटा देंगे। हमारे पर्सनल इनकम इंडिविजुअल की होती है, जो सारे, यस, एक बात ध्यान रखने वाली है, ये जो पर्सनल इनकम कैलकुलेट हो रही है ये एक व्यक्ति की नहीं है, ये किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये किसकी है? सारे इंडिविजुअल्स की टोटल पर्सनल इनकम है। ये हमारी इंडिविजुअल इनकम नहीं है, ये इनकम है सम ऑफ ऑल इनकम्स रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल्स। जितने भी इंडिविजुअल्स, हम सब लोग मिल करके जो भी पैसा कमाते हैं वो क्या है? पर्सनल इनकम कहलाता है। अब उसको निकालने का तरीका क्या है? हमारी सबकी आपकी इनकम तो जीडीपी में भी इंक्लूड हुई है, तो हम एक नेशनल इनकम को अपना पैमाना मान लेते हैं, किसी भी एक फैक्टर कॉस्ट के बेसिस पे कितना पैसा अर्न किया है। तो नेशनल इनकम माइनस, उसमें से हम सब ने टैक्सेस पे करते हैं, जितने भी तरह के टैक्सेस हों। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स क्या होते हैं? जो बांटे नहीं जा सकते लाभ, जो कंपनीज लगती बनी हुई हैं उनमें क्या है? कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है जो बांटा नहीं जा सकता, किसी एक कंपनी का ही होता है, तो उसको भी हम पर्सनल इनकम से हटा देते हैं। सोशल सिक्योरिटी के लिए अगर हमने कुछ कंट्रीब्यूशन करा हुआ है वो भी हम इसमें से माइनस कर देते हैं। और ट्रांसफर पेमेंट, कुछ अगर हमने एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजने में, करेंसी एक्सचेंज में किसी भी तरह से हमारी इनकम हुई है तो उसको भी हम इसमें से माइनस कर देते हैं। अब आता है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। यही फिर वही बात है, ये एक किसी व्यक्ति की नहीं है, ये टोटल हमारे कंट्री की डिस्पोजेबल इनकम की हम बात कर रहे हैं। कंट्री के लिए जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है वो क्या है? जो हम खर्च कर सकते हैं, जो व्यय करने योग्य हमारी आय है, उसको हम कहते हैं डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम इज दैट पार्ट ऑफ personal income which is left after payment of all personal direct taxes। जो हमारे जितने भी टैक्सेस होते हैं उन सबको हटा करके जो पैसा हमारे पास बचता है वो क्या है?
पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। उससे हम क्या करते हैं, एक सबसे पहला खर्च करते हैं, अब जो हमारे पास बचा उसमें से कुछ खर्च करते हैं और कुछ बचा कर रखते हैं। मतलब डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम इज इक्वल्स कंजम्पशन प्लस सेविंग। हम सारा पैसा खर्च नहीं कर देते, कुछ पैसा बचा कर रखते हैं, तो वो भी हमारा डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम का पार्ट होती है। ये मेथड्स, अब बात आती है मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। हम कैसे, हमने नेशनल इनकम मेजर करने के लिए आपको बता दिया, आप जीडीपी निकाल लो तो आपको कंट्री के बारे में पता लग जाएगा, आप जीएनपी निकाल लो पता लग जाएगा कंट्री का क्या ग्रोथ है, कैसी स्थिति है, आर्थिक स्थिति कैसी है देश की। तो अब आप कैसे पता कैसे करेंगे, एक है प्रोडक्ट मेथड, क्योंकि हम इसमें बार बार क्या कह रहे हैं, इनकम की भी बात करते हैं, एक्सपेंडिचर की भी बात करते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में प्रोडक्ट्स की भी बात करते हैं। तो जिन 3 पैमानों पर हम बात करते हैं, उन्हीं 3 पैमानों से हम अपनी नेशनल इनकम निकाल भी सकते हैं। सबसे पहला क्या है, प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है, इस मेथड में नेशनल इनकम हम कैलकुलेट करते हैं कैसे, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम इसमें फाइनल केवल गुड्स जो सर्विसेज को नापते हैं, उनका अपना हम देखते हैं कि गुड्स, क्योंकि रॉ मटेरियल है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स के लिए, कंपनीज के लिए जो रॉ मटेरियल है वही उनका फिनिश्ड प्रोडक्ट्स है। एक के लिए जो रॉ मटेरियल है वो अगले के लिए फिनिश्ड प्रोडक्ट्स है, जो एक का फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो दूसरे के लिए रॉ मटेरियल है। इसी तरह से तो हमारा प्रोडक्ट प्रोसेस करता है। तो हम क्या करते हैं इसमें, we calculate money value of all final goods and services produced in an economy during a year। एक साल में जो जितनी भी हमारी वित्तीय गतिविधियां हुई हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के, हम उनको कैलकुलेट करते हैं। ध्यान रहे, हम इसमें डबल काउंटिंग नहीं करते। जो हमारा एंड प्रोडक्ट है, जो आखिरी में सबसे यूज हो रहा है, उस वैल्यू को इंक्लूड करते हैं। स्टेजेस पे हम कोशिश करते हैं कि वो रॉ मटेरियल के जो वैल्यूज हो, मनी वैल्यू है, उनको ना लिया जाए, फाइनल वैल्यू को लिया जाए। Final goods here refer to those goods which are directly consumed and not used in further production process। ये हमारे फाइनल प्रोडक्ट जो हम बार बार बात कर रहे हैं ना, फाइनल गुड्स और सर्विसेज, वो क्या है, जो हमने लिया और डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया, उसको हम बाद में प्रोसेस नहीं कर रहे। जैसे देखिए, एक साधारण सी बात करते हैं, एप्पल है। एप्पल क्या है, खेत में लगाया गया, बाग हुए एप्पल होते हैं, एप्पल के तो बाग होते हैं, बाग हुए एप्पल के, उन्होंने सेब लगाया, सेब बेचा, उसके लिए वो क्या रहा, एक तरह से फाइनल प्रोडक्ट रहा, हम उसको डायरेक्टली भी कंज्यूम करते हैं। तो जो वेजिटेबल सेलर हैं या फ्रूट सेलर हैं, जब वो उनको ऐसे रॉ बेचते हैं और हम उनको डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या है, फाइनल गुड्स और सर्विसेज। हम उनका वो वैल्यू काउंट करते हैं। बट जब वही एप्पल्स या वेजिटेबल्स जूस मेकिंग कंपनीज लेती हैं, तो वो क्या है, हम वहां पर उनके एप्पल्स और वेजिटेबल्स की वैल्यू नहीं काउंट करेंगे, हम किन की वैल्यू काउंट करेंगे, हम मनी वैल्यू काउंट करेंगे, जूसेस की, जो वो निकाल करके तैयार करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। नेक्स्ट आता है हमारा इनकम मेथड। इनकम मेथड क्या है, वही सेम चीज, अभी हमने क्या बात करी थी, फाइनल गुड्स और सर्विसेज की, जब प्रोडक्शन जो हमारा वैल्यू है मनी वैल्यू की। अब हम बात कर रहे हैं इनकम की। अंडर दिस मेथड नेशनल इनकम इज मेजर्ड एज अ फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम्स। लेबर गेट्स वेजेस, सैलरी, कैपिटल, इंटरेस्ट, रेंट, अलग अलग तरह से लोगों की इनकम होती है। सब, किसी को सैलरी मिलती है, किसी को रेंट मिलता है, किसी को इंटरेस्ट मिलता है, किसी को प्रॉफिट मिलता है, अलग अलग तरह से सबकी कमाई होती है सारे इंडिविजुअल्स की। तो वो जब हम सबकी अपनी अपनी इनकम को जोड़ देते हैं, तो वो भी हमारे नेशनल इनकम मेजर करने का एक पैमाना बन जाती है। हम फाइनल गुड्स की वैल्यू हमको नहीं पता लग पा रही कि कहाँ पर रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, कहाँ पर फाइनली यूज हो रहा है, हमें नहीं पता लग पा रहा, तो हम क्या करते हैं, इनकम जानने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करते हैं, उनसे उनकी सैलरीज के बारे में, उनके प्रॉफिट्स के बारे में, उनके इनकम सोर्सेस के बारे में जानकारी लेकर के
नेशनल इनकम प्रिडिक्ट करते हैं कि हमारी नेशनल इनकम कितनी है। कुछ जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं वो क्या करते हैं, वो उनकी लेबर भी खुद ही है, वो जैसे सीए हैं या एडवोकेट्स हैं, वो काम भी खुद ही करते हैं और उनकी फीस भी खुद ही है, उन्हें कोई पैसा देता नहीं है, तो वो उनकी भी जो इनकम है वो भी हमारी इनकम का पार्ट होती है, वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है। Their income is called mixed income. The sum total of all these factor income is called NDP at factor cost. क्योंकि हमने एक फैक्टर की बात करी जो सिर्फ इनकम है, इनकम के बेसिस पे हमने नेशनल इनकम अपनी कैलकुलेट कर सकते हैं। किस किस बेसिस पे कर सकते हैं? सबसे पहला प्रोडक्ट, दूसरा इनकम के बेसिस पे, तीसरा आता है एक्सपेंडिचर के बेसिस पे कि हम कितना खर्च कर सकते हैं। इन दिस मेथड नेशनल इनकम इज मेजर्ड एज अ फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर। जीडीपी इज सम टोटल ऑफ प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हम जो भी खर्च करते हैं वो हमारा एक्सपेंडिचर कहलाता है। और जीडीपी में तीन तरह से हमने मेजर किया। पहले हम या तो फाइनल गुड्स और सर्विसेज के बारे में आपको पता लग जाए कि उनकी कितनी वैल्यू है, अगर वो नहीं हमको पता लग पा रहा है, हमें नई जानकारी सही मिल पा रही है, तो हम दूसरा तरीका अपनाते हैं कि इनकम पता लग जाए, सबकी इनकम कितनी है, उन सबको टोटल कर देंगे तो भी हमें नेशनल इनकम पता लग जाएगी। ये एक तीसरा तरीका है। हमको कोई इनकम भी नहीं बता रहा, अपने प्रोडक्ट्स की फाइनल वैल्यू भी नहीं बता रहा। अब हम ये देखते हैं कि लोग खर्च कितना कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर एबिलिटी कितनी है जो लोग अपना पैसा खर्च कर सकते हैं। तो हम सारा अगर खर्च जोड़ लें तो भी हमको पता लग जाएगा कि हमारे कंट्री में मनी का फ्लो है कितना, तो भी हम अपनी नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें अगर हम सब कुछ जोड़ दें, गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, उनसे हमें जो भी हम खर्च हमारा हो रहा है वो सब अगर जोड़ दें तो हमारा क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम। किसके बेसिस पे? एक्सपेंडिचर के बेसिस पे। तीन तरीके से आप नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहला है प्रोडक्ट, दूसरा है इनकम और तीसरा है एक्सपेंडिचर। इन तीनों में से अगर आपको एक भी चीज के बारे में जानकारी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ले सकते हैं अलग अलग सोर्सेस से, या दूसरे जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं वो ऑब्वियसली कलेक्ट करती हैं इन सब के बारे में डेटा, और उसी के बेसिस पे वो अपने नेशनल इनकम प्रिडिक्ट करते हैं, उसी के बेसिस पे हमारी जीडीपी ग्रोथ डिफाइन की जाती है। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम क्या है। अब हमने बात करी थी तरीकों की कि किस तरीके से आप जान सकते हैं नेशनल इनकम क्या होती है, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कितने तरह से करी जा सकती है। अब सबसे आखिरी में बात करते हैं प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो हर कंट्री की जीडीपी आप बहुत इजीली प्रिडिक्ट कर लिया करते और सही प्रिडिक्ट हो जाता, गड़बड़ियां नहीं होती उसमें। गड़बड़ियां क्यों होती हैं? सबसे पहला और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम क्या है? नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। हमारे पास डेटा ही नहीं है, कोई इनकम का डेटा नहीं मिल रहा, एक्सपेंडिचर कौन सा इंडिविजुअल कितना कहाँ एक्सपेंड कर रहा है, गवर्नमेंट एजेंसीज में आप जो पैसा खर्च कर रहे हो उसके अलावा प्राइवेट एजेंसीज हैं, इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, यू आर नॉट एबल टू फाइंड द करेक्ट डेटा। तो आपको नेशनल इनकम के बारे में सही आंकड़ा पता ही नहीं लग रहा। नेक्स्ट आता है एब्सेंस ऑफ ट्रेन्ड पर्सनल। ट्रेन्ड पर्सनल मतलब जो प्रशिक्षित लोग ही नहीं है जो आपको बता सकें कि हम नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब डेटा कैसे, कैलकुलेशन का फॉर्मूला तो हमने आपको बता दिया, मगर रियल में प्रैक्टिकली अगर आपको कहा जाए तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको ये सारे जो डेटा है ये आपको इतना रिफाइंड मिलेगा नहीं, आपको इन सब डेटा को फिल्टर करना पड़ेगा। तो हमारे पास उतना ट्रेंड पर्सनल नहीं है, ऑफिशियल्स नहीं है उतने, हमारे पास उतने अच्छा स्टाफ नहीं है जो कि नेशनल इनकम के लिए डेटा फिल्टर प्रॉपरली कर सके। फिर प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं है, कंपनीज, फैक्ट्रीज, इंडिविजुअल्स, इन सब के प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है। इसको भी हम एक तरह से नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा का कॉज है, ये कॉज है हमारा कि प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं मेंटेन है, तो आपको डेटा नहीं मिल रहा है, इसलिए आप नेशनल इनकम प्रिडिक्ट
नहीं कर पा रहे। एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मोनेटाइज सेक्टर, मतलब कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिनकी मनी वैल्यू डिफाइंड नहीं है, वो नॉन मोनेटाइज्ड, उनकी मनी वैल्यू डिफाइंड नहीं है। जो एनजीओज हैं, सोशल हेल्प के लिए जो सेक्टर्स हैं, उनकी मनी वैल्यू डिफाइंड नहीं है, तो आप ना उनकी इनकम जान पाते हैं, ना उनकी एक्सपेंडिचर जान पाते हैं, तो फिर हमको नेशनल इनकम प्रोडिक्ट करने में प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट आता है एब्सेंस ऑफ ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। हर कोई एक आदमी 3-3, 4-4 तरह के ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व है। जब एक इंडिविजुअल 4 प्रोफेशंस में इन्वॉल्व है, तो आप उसकी इनकम कैसे पता लगाओगे? स्पेशलाइज्ड लोग एक जगह एक काम को करें, एक सोर्स ऑफ इनकम हो, एक सोर्स ऑफ एक्सपेंडिचर हो, एक तरह से किया जाए, तो इजी होता है डेटा कलेक्ट करना। जब एब्सेंस है, स्पेशलाइज्ड लोग नहीं है हमारे पास, तो फिर नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होती। नेक्स्ट आ रहा है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो डबल काउंटिंग के बारे में बता रही हूं मैं। डबल काउंटिंग, जब हमने जीडीपी एनएनपी की बात करी थी, तो जब एक इंडिविजुअल की इनकम एक जगह कंट्री में, इंडिया में अगर किसी ने अर्न किया मनी, वो भी काउंट हो गया इंडिया में भी, और किसी एनआरआई का इनकम भी काउंट कर लिया हमने, फॉरेनर का इनकम भी अपने इंडिया में काउंट कर लिया और एनआरआई का भी काउंट कर लिया, डिडक्ट नहीं किया, तो आपका एनएनपी या जीएनपी गलत हो गया। सिमिलरली जीडीपी में आपने फॉरेन के लोगों का जो डेटा है वो नहीं इंक्लूड किया, किसी एनआरआई का इंक्लूड कर लिया, 2 बार काउंट कर लिया। 2 बार काउंट करने, डबल काउंटिंग 2 तरह से रेफर हो रही है। एक, या तो हम कंट्रीज का डबल काउंटिंग कर लें, दूसरा रॉ मटेरियल की वैल्यू भी हमने इंक्लूड कर लिया और फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू भी इंक्लूड कर लिया। जैसे जूस कंपनी के लिए हमने एक बार तो जब उनके यहाँ एप्पल आए तो हमने एप्पल की वैल्यू भी इंक्लूड कर ली, और दूसरा जब वो जूसेस बन करके मार्केट में गए तो हमने जूसेस की वैल्यू भी इंक्लूड कर ली। तो वो क्या हुआ, आपने सेम एप्पल को 2 बार काउंट कर लिया, तो ये डबल काउंटिंग हो गया। तो आप सही आंकड़ा नहीं बता पाओगे लोगों को कि आपकी नेशनल इनकम का सही आंकड़ा क्या है। एग्जिस्टेंस ऑफ इलीगल अर्निंग, गलत तरह से जब हम टैक्सेस प्रॉपर नहीं दे रहे हैं, अपने रिकॉर्ड सही नहीं दिखा रहे हैं, अपने यहाँ कितनी लेबर एम्प्लॉयड है उसको ठीक तरह से पेमेंट नहीं दे रहे हैं, फेयर वेजेस नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं, आपके पास रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, इलीगल अर्निंग कर रहे हैं। अपने पैसे बचाने के लिए अपने जो नेशनल लेवल पे सारे टैक्सेस प्रॉपर पे होने चाहिए वो नहीं दिखा रहे, अपना डेटा फेक दिखा रहे हैं, तो वो इलीगल अर्निंग कर रहे हैं, इसलिए वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं हो पाता है। एक इलीगल अर्निंग में हम 2 तरह की चीजें लेंगे, एक तो वो जो मैंने बताया कि हम टैक्सेस नहीं दे रहे, अपनी इनकम छुपा रहे हैं, ये भी इलीगल अर्निंग है, अपनी इनकम छुपाना भी इलीगल अर्निंग है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें जैसे ड्रग्स या लैंड के लिए जो गलत तरह से हम कर रहे हैं काम, वो जिसको हम लोग भू माफिया कहते हैं, वो उस तरह से अगर आप कुछ अर्निंग कर रहे हैं, एक्सॉर्शन के थ्रू किसी को किडनैप कर लिया, उससे आप पैसा कमा रहे हैं, तो वो इलीगल अर्निंग जो है वो हमारी अर्निंग नहीं मानी जाती, उसको हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। किसी भी तरह का इलीगल अर्निंग को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। और ये अर्निंग जब लोग गलत तरह से पैसा कमा करके सही से रास्ता दिखाने लगते हैं, उसको फेयर करना चाहते हैं और उनको नेशनल इनकम का पार्ट बनाना चाहते हैं, तो आपकी वो नेशनल इनकम गलत हो जाती है। नेक्स्ट आता है एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मार्केट ट्रांजेक्शंस, जो मार्केट में फेयर ट्रांजैक्शंस नहीं है वो हो रहे हैं, आप क्योंकि हम उन्हें मॉनिटर ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो प्रॉपरली फेयर ट्रांजैक्शंस नहीं है, इसलिए वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट आता है कवरेज ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज, मतलब किस लेवल पे कमोडिटीज एंड सर्विसेज की हमने बात करी है। कमोडिटी एंड सर्विसेज हमारे फाइनल वैल्यू
और उनका जो मिडिल वैल्यू है, अगर आप उसको प्रॉपरली मार्केट नहीं मॉनिटर नहीं करते हैं तो आप नेशनल इनकम सही से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए कौन सी कमोडिटी किसके लिए फाइनल प्रोडक्ट है और किसके लिए फिनिश्ड प्रोडक्ट, किसके लिए वो रॉ मटेरियल है, कौन सी सर्विसेज कहाँ पर फाइनली रेंडर की गई हैं, इसकी जानकारी होना जरूरी है। अगर ये सारी चीजें आप नहीं करेंगे तो ये सब क्या है, हमारे नेशनल इनकम को मेजर करने में समस्याएं बनती हैं। तो एक बार आपको फिर से समझा दूं, हमने अभी क्या क्या पढ़ा था। हमने अभी पढ़ा नेशनल इनकम के बारे में, कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम पढ़ा, नेशनल इनकम की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, इसको जानने के तरीके पढ़ा, किन किन तरीकों से हमने नेशनल इनकम को मापा और नेशनल इनकम को मापने में क्या क्या समस्याएं आई। तो ये था आज के सेशन के बारे में। आज मैं आशा करती हूँ आपको जो मैंने समझाया वो सारी चीजें अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। थैंक यू।